हेलो दोस्तों। आज के इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान की एक ऐसी शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं जो वैश्विक भू-राजनीति के बड़े मंच से शुरू होकर सीधे हमारे शहरों की अर्थव्यवस्था, राजनीति और यहाँ तक कि हमारे स्थानीय मौसम की बारीकियों तक पहुँचेगी। असल में ये एक ऐसा सफर है जो मैक्रो यानी बहुत बड़े स्तर की घटनाओं को माइक्रो यानी हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये विश्लेषण सच में जानकारी से भरपूर होने वाला है। ओके, तो चलिए सीधे आज के मुख्य मुद्दों पर आते हैं और देखते हैं कि हमारी इस चर्चा के 6 पिलर्स क्या हैं। पहला, ऊर्जा, तेल और भू राजनीति। दूसरा, विदेशी पूंजी और कर। तीसरा, बैंकिंग नियम और करेंसीज चेस्ट। चौथा, प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक नियुक्तियां। पांचवा, केरल चुनाव और राजनीतिक बदलाव। और अंत में छठा, घातक तूफानों की संरचना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, ऊर्जा, तेल और भू राजनीति। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है 85% का ये आंकड़ा। पता ये क्या दर्शाता है? ये बताता है कि हम अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। ये भारी निर्भरता हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को वैश्विक झटकों के सामने बिल्कुल खुला छोड़ देती है। जरा सोचिए, अप्रैल 2026 में ही भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल की कीमत $115 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जो यकीनन एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे $100 प्रति बैरल की लगातार कीमत एक पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट या यूं कहें कि एक चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। इतिहास गवाह है कि जब तेल $78 पर था, तब भी थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI 13% तक उछल गया था। इससे होता क्या है? खाने पीने का सामान और परिवहन की लागत आसमान छूने लगती है। व्यापार घाटा चौड़ा होने लगता है, जिससे रुपए की कीमत गिरती है और अंत में देश की विकास दर सिकुड़ने लगती है, क्योंकि आम इंसान की खर्च करने की क्षमता कम हो जाती है। ये एक पूरा चक्र है जो सीधे हमारी जेब पर असर डालता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस ऊर्जा जोखिम से निपटने के लिए भारत चुपचाप नहीं बैठा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के साथ रणनीतिक साझेदारी को काफी मजबूत किया गया है। UAE भारत में $5 बिलियन का एक विशाल निवेश कर रहा है। इसके साथ ही भारत अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का भी विस्तार कर रहा है। UAE की कंपनी ADNOC मंगलुरु के रिजर्व में अपना कच्चा तेल स्टोर कर रही है, ताकि सप्लाई में अचानक कोई दिक्कत आए तो हम तैयार रहें। इसके अलावा एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर भी चालू किया गया है, जो व्यापार को बहुत आसान बना रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की तरफ, विदेशी पूंजी और कर। वित्तीय दुनिया में विदहोल्डिंग टैक्स नाम का एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा टैक्स है जो कमाई के स्रोत पर ही काट लिया जाता है। यानी विदेशी निवेशकों को भारतीय बॉन्ड से जो कमाई होती है, वो पैसा उनके खाते में पहुंचने से पहले ही उस पर टैक्स काट लिया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जुलाई 2023 से भारत में ये प्रभावी कर 20% रहा है। इसी की वजह से कई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अपना पैसा यहां से निकाल लिया है। अब वैश्विक मंच पर मुकाबला करने के लिए इस टैक्स को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर हम दुनिया के बाकी देशों को देखें तो अमेरिका में ये 30% है और सिंगापुर में तो 0 है। जानकारों का मानना है कि इसे 20% से 5% करने पर अगले 2 सालों में 45 से 50 बिलियन डॉलर तक की विदेशी पूंजी भारत आ सकती है। ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। चलिए अब वैश्विक निवेश से अपने देश के बैंकिंग सिस्टम की ओर चलते हैं। तीसरा विषय है बैंकिंग नियम और करेंसी चेस्ट। हम सब रोज ATM से पैसे निकालते हैं, बैंकों में लेन देन करते हैं, पर कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि किसी शहर का वो सारा कैश आखिर रहता कहाँ है? ये नकदी का एक ऐसा अदृश्य लॉजिस्टिक नेटवर्क है जिसके बिना कोई भी शहर एक दिन भी नहीं चल सकता। और इस सवाल का सटीक जवाब है करेंसी चेस्ट। इसे शहर के मुख्य पानी के रिजर्वियर की तरह समझें। जैसे एक बड़ी पानी की टंकी से पूरे शहर के घरों में पानी पहुंचता है, ठीक वैसे ही RBI द्वारा अधिकृत इस केंद्रीय भंडार से पूरे क्षेत्र के अलग अलग बैंकों और ATM तक नए नोट और सिक्के पहुंचाए जाते हैं। जरा सोचिए, जब एक पुराना या गंदा 50 रुपए का नोट बैंक में जमा होता है तो उसका क्या होता है? बैंक उस नोट को करेंसी चेस्ट भेजता है, फिर चेस्ट उसे नष्ट करने के लिए RBI के पास भेजता है और बदले में नए नोट हासिल करता है। इस पूरी प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए RBI बैंकों को 100 नोटों के प्रति पैकेट पर ₹2 का इंसेंटिव देता है और सिक्कों के एक बैग पर, जिसमें 250 सिक्के होते हैं, ₹6.5 मिलते हैं। लेकिन जहां इतने इंसेंटिव हैं, वहीं RBI के नियम भी बेहद सख्त हैं।
कस्टमर सर्विस में थोड़ी सी भी गड़बड़ी भारी पड़ सकती है। अगर बैंक छोटे नोट लेने से मना करे या सिक्के ना दे तो सीधा 10,000 रुपए का जुर्माना लगता है। और तो और, अगर एटीएम में एक महीने में कुल मिलाकर 10 घंटे से ज्यादा समय तक कैश नहीं रहता तो भी 10,000 का जुर्माना। और अगर साल में 5 बार ऐसा हो गया तो सीधा 5 लाख रुपए की पेनल्टी। इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए हर रोज शाम 7 बजे तक CYMCC पोर्टल पर इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे विषय की तरफ, प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक नियुक्तियां। हाल ही में नेतृत्व के स्तर पर कुछ बहुत ही अहम रणनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह नौसेना प्रमुख का पद संभाला है। वहीं NS राजा सुब्रमणी को देश का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नियुक्त किया गया है। कूटनीतिक मोर्चे की बात करें तो प्रशांत पीसे को ओमान में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। ओमान की भौगोलिक स्थिति और उसके ऊर्जा भंडार को देखते हुए ये नियुक्ति वाकई बहुत मायने रखती है। नंबर 5, केरल चुनाव और राजनीतिक बदलाव। तो राज्य स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने 102 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। इस चुनाव परिणाम के बाद वामपंथी दल के KP विजयन की जगह अब परवूर क्षेत्र से विधायक VD सतीसन केरल के 13वें मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब आते हैं आज के हमारे आखिरी और छठे विषय पर, घातक तूफानों की संरचना। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आई इन भयंकर आंधियों ने मौसम विज्ञानियों तक को चौंका दिया। इन तूफानों में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे: 45 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी, बंगाल की खाड़ी से आने वाली भारी नमी और वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ठंडी हवाओं का टकराव। इस कॉम्बिनेशन ने इतना अस्थिर वातावरण बनाया कि हवा की रफ्तार 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। हैरानी की बात यह है कि यूपी में 2400 मौसम केंद्र होने के बावजूद इतनी तेज हवाओं का सटीक अनुमान लगाना मौसम विभाग के लिए भी नामुमकिन सा साबित हुआ। जरा इन तूफानों के जीवन चक्र को समझते हैं। ये 3 चरणों में होता है। पहला है विकास का चरण, जहां नमी से भरे क्यूम्युलस बादल तेजी से ऊपर उठते हैं। फिर आता है परिपक्व चरण, जो सबसे खतरनाक है। इसमें ऊपर जाने वाली और नीचे आने वाली हवाओं का एक ऐसा बवंडर बनता है जो भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं का कारण बनता है। और अंत में समाप्त होने का चरण, जहां नीचे आने वाली हवाएं हावी हो जाती हैं, नमी कट जाती है और तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। हम $5 बिलियन के निवेश की एक एक पाई का हिसाब रख सकते हैं। हम एक तूफान के बनने से लेकर उसके खत्म होने तक का पूरा नक्शा भी बना सकते हैं। लेकिन जब ये आर्थिक झटके या प्राकृतिक आपदाएं अपना असली रूप दिखाती हैं, तो क्या हमारी प्रणालियां और हम वास्तव में इसके लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस संपूर्ण विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही और भी दिलचस्प विषयों के साथ बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।